गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पाठ 6। पाठ 6 में है संज्ञा। तो आप लोगों को पता ही होगा संज्ञा किसे कहते हैं। क्लास 1, 2, 3 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी मैं एक बार याद दिला दूं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को कहते हैं। जैसे ताजमहल व्यक्ति, किताब वस्तु, स्थान दिल्ली, भाव बचपन, ये सारी चीजें संज्ञा होती है। लेकिन समझने के लिए संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी भी जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने वस्तु के रूप में कहा किताब, तो किताब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रामायण, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि रामायण बोलने से 2-3 चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। रामायण बोलने से एक ही किताब हमारे दिमाग में आएगा, रामचरितमानस। तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। नेहरू जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इसमें नेहरू जी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इलाहाबाद 2 नहीं है, उत्तर प्रदेश 2 नहीं है और नेहरू जी भी 2 नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी व्यक्ति, ऐसे वस्तु जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हो जाए, याद आ जाए कि अच्छा ये उन्हीं के बारे में बोला जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो प्रेमचंद्र तो 2 गोदान नहीं लिखी, एक ही गोदान है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। प्रेमचंद्र जी, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद भारत के प्रसिद्ध महानगर हैं। ये उपर्युक्त जितने भी वाक्य पढ़े उसमें नेहरू जी, प्रेमचंद, ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, ये विशेष स्थानों के नाम हो गए। गोदान विशेष पुस्तक के नाम हो गए। तो यहाँ व्यक्ति, स्थान और पुस्तक, लेकिन एक विशेष का नाम आ रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा अर्थात वे संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष जाति का बोध होता है, किसी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वो लड़का जा रहा है, अब वो लड़का कौन है हम देखेंगे तो पता चलेगा। तो पहचाना नहीं जा रहा है, इसीलिए लड़का के बोल नाम से संबोधित हो रहा है, तो ये लड़का शब्द, यह जातिवाचक संज्ञा होती है। लड़का, लड़की, गाय, बिल्ली, शेर, घोड़ा, चिड़िया, ये सारे प्राणियों के नाम जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। स्थानों के नाम में गांव, शहर, वह किसी गांव में रहता है, किस गांव में रहता है यह पता नहीं। अगर उस गांव का नाम बोला जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन गांव, शहर, बाजार, बस, डाकघर, ये सारे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। वस्तुओं के नाम कुर्सी, कलम, किताब, दाल, दूध आदि, यहाँ दाल के नाम होते तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सिर्फ दाल बोला जा रहा है तो यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो वे शब्द जिससे किसी जाति का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। कुछ विद्वानों ने माना है कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गिरोह, तो एक चोरों का एक गिरोह आया, तो इस गिरोह से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि उस गिरोह में सारे चोरी हैं, तो ये जाति का बोध हो रहा है। जनता, जनता से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो लोग जातिवाचक संज्ञा में आता है। ये प्राणी समूहवाचक है।
अप्राणी समूहवाचक में गट्ठर, गुच्छा, ढेर, बंडल, ये सारे समूहवाचक। समूह मतलब होता है ग्रुप, एक साथ इकट्ठा होना, जैसे मेला, ये समूहवाचक होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराए वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गेहूं, बाजरा, सोना, चांदी, अरहर, उड़द, धनिया, मेथी, दूध, तेल, घी, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब क्या होता है? महसूस करना। जैसे हम लोग किसी बूढ़े व्यक्ति को भी बोल देते हैं कि अभी तक बचपना नहीं गया, अतः तो बच्चा थोड़ी है, नहीं, उसके अंदर बचपना है, बच्चों जैसी हरकतें करता है। तो यह बचपना शब्द ये भाववाचक संज्ञा होती है। भाव मतलब होता है जो हम लोग महसूस करते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वह बहुत अहिंसावादी है। अहिंसावादी है कैसे पता चल रहा है? उसके कर्म से पता चल रहा है कि वो अहिंसावादी है, ये अहिंसावादी है। बचपन, जवानी, मिठास, ये गुलाब जामुन बहुत मीठा है, कैसे पता चला हम लोग को? जब हम लोगों ने महसूस किया। महसूस करने के लिए हम लोगों को उसको खाना पड़ा। सुंदरता, बेचैनी, लिखावट, भलाई, अहंकार, ये सारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके अलावा और भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं जिनका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं? हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ हरिश्चंद्र कहा जा रहा है उनके सत्यवादिता के लिए, मतलब आजकल सच बोलने वाले लोग कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र को एक जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ जयचंदों की कोई कमी नहीं। जयचंद यानी कि गद्दार, यहाँ पर गद्दार जयचंद, चूंकि उन्होंने गद्दारी की थी, इसीलिए यहाँ गद्दार के अर्थ में उनका प्रयोग हो रहा है। चूंकि जयचंद व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ उनका प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जा रहा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ ऐसे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं जिनका जब हम लोग किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस समय वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में आते हैं। जैसे बापू ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब बापू तो हम लोग अपने पिता को भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ बापू महात्मा गांधी के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि बापू जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में पढ़ने से हम लोगों के दिमाग में बापू बोलते ही एक छवि उभर जा रही है, वो छवि है महात्मा गांधी। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जा रहा है व्यक्तिवाचक। जैसे पंडित जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं बाल दिवस के रूप में, बाल दिवस के दिन किसका जन्मदिन होता है? पंडित जवाहरलाल। क्योंकि पंडित जी यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। हम लोग किसी भी पंडित को चलते हुए देखेंगे तो बोलेंगे, या मंदिर में पूजा करते हैं तो पंडित जी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पंडित जी शब्द जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग, क्योंकि ये जातिवाचक शब्द है, लेकिन इस वाक्य में यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे हमें बुराइयों का त्याग करना चाहिए। मोबाइल ने भौगोलिक दूरियां समाप्त कर दी हैं। यहाँ बुराई और दूरी भाववाचक संज्ञा है, यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो जातिवाचक से भाववाचक में बदलते हैं। जैसे मित्र से मित्रता, पुरुष से पुरुषत्व, भक्ति से भक्ति, संस्कृत से संस्कार। इसके अलावा सर्वनाम शब्द से भी भाववाचक शब्द बनते हैं। जैसे अहम अहंकार, अपना अपनापन, स्व स्वत्व, सर्व सर्वस्व, निज निजता, आप आपा। कुछ विशेषण शब्द भी है जिससे भाववाचक शब्द बनते हैं। आलसी आलस्य, कठिन कठिनाई, चतुर चातुर्य, महा महिमा,
कुछ क्रिया शब्द भी है, जैसे देना दान, लिखना लिखाई, भूलना भूल, पूजना पूजा। तो ये सारे शब्द आप लोगों की किताब में पेज नंबर 53 पे दिए हुए हैं। ये कुछ शब्द हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा और अपने दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा पेज नंबर 54 पर दिया हुआ है व्यक्तिवाचक के 2 उदाहरण, जातिवाचक के 2 उदाहरण, भाववाचक के 2 उदाहरण। तो ये 2 उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। ये जो रेखांकित शब्द है ये कौन सी संज्ञा है ये लिखिए। जैसे नेहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी तरह आप लोग आगे लिख लीजिएगा। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए, जैसे निर्बल निर्बलता। यहाँ पर वो ऐसे शब्द दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको पढ़िएगा तो आप लोग को स्वयं ही ये सारे चीजें आप लोग बना लीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। अभी मैंने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, तो ऐसे ही प्रयोग करते हुए 2 वाक्य लिख दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने बुक में कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।